चलिए बढ़े आगे। हेलो एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम। तो ये जो चैप्टर है ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान चैप्टर है, क्योंकि जब हमने चैप्टर नंबर 9 किया था, इसकी अंदर हमने डिस्कस किया था WTO को, है ना। WTO को करने से पहले हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम। तो कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 10 का पूरा बेस था कि मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम होता क्या है। इसके जब हमने चैप्टर नंबर 9, देखो इन सबकी ना PDF भी आपको अवेलेबल है, वीडियोस भी अवेलेबल है। तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पूरी सीक्वेंस से देखें, क्योंकि ये जो आज चैप्टर है हमने इसके मोस्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, गैट, डिफरेंस बिटवीन WTO एंड WTO स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस, ये सभी हमने यहाँ पर कर लिए हैं। उम्मीद करूंगी आप सभी ने ये वीडियो देख ली होगी चैप्टर नंबर 9 की, क्योंकि यहाँ पर मैंने इनको सबको इन डेप्थ में एक्सप्लेन किया था, राइट। तो आज हम इसके लास्ट टॉपिक पे पहुंचेंगे, बट आप सभी की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर इसका ओवरव्यू आपको समझा दे देती हूँ, ठीक है, कि इसका पूरे चैप्टर के अंदर ये जो गैट आया, WTO आया, ITO आया, सेक्शंस के साथ में आपको टिक के साथ लर्न करवा देती हूँ अभी विद इन 5 to 10 मिनट्स के अंदर। तो फोकस ऑन इट, राइट। तो चैप्टर का नाम क्या है? मल्टीलैटरल ट्रेडिंग, एक सेकेंड, ट्रेडिंग सिस्टम। ट्रेडिंग का मतलब क्या है? व्यापार करना। जब आप इन्हीं चीजों को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाते हो तो उसे बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम, है ना। इंटरनेशनल के अंदर दौरान हम इनको क्या कहेंगे? बाय भी करते हैं, हम इनको सेल भी करते हैं। ये कंसेप्ट पढ़ा था। बाय को हम क्या कहते हैं? इंपोर्ट कहते हैं। सेल को हम क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट कहते हैं। तो यहाँ पर बिफोर द इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले काफ़ी सारे नेशंस ने सोचा था कि हम डिफरेंट कंट्री के साथ व्यापार करें और उनके लिए एक स्पेशल इम्प्लीमेंटेशन लेके आए। उनके ऊपर बातचीत भी होनी चाहिए, नेगोशिएशन भी होनी चाहिए, जिससे के थ्रू क्या है, जो भी बैरियर्स हैं, जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है, हर्डल्स है, ऑब्स्टेकल्स है, उनको हटाया जा सके। उसके लिए हमने काफ़ी सारी मीटिंग्स भी बिठाई, उसके दौरान हमने काफ़ी सारे राउंड्स भी पढ़े। तो सबसे पहले यहाँ पे मल्टीलेटरल का मतलब क्या है कि एक तरह का एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट बिटवीन मैनी कंट्रीज। काफी सारी कंट्रीज के बीच में क्या है? एग्रीमेंट है। किस पर्पस के लिए? फॉर द ट्रेड करने के लिए, कि आपका ट्रेड है किसके थ्रू हो? विदाउट एनी ऑब्स्टेकल। क्योंकि काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम्स क्या क्या है कि आपके यहाँ पर बैरियर क्रिएट कर सकती है कोई भी नेशंस, ठीक है। कोई भी आपके सामने हर्डल आ सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके ऊपर टैरिफ लगाया जा सकता है, ठीक है। आपके ऊपर नॉन टैरिफ जो बैरियर है ये इम्पोज हो सकते हैं, है ना। ये काफी सारी चीजें हैं जिसके थ्रू आप इंपोर्ट करने में, एक्सपोर्ट करने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसी को सिंपल करने के लिए क्या किया गया था? आफ्टर द वॉर एक संगठन बनाने की बातचीत की गई थी और उस संगठन बनाने का नाम क्या था? ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको बनाने की बात चली थी 1945 से 1947 तक इसके ऊपर डिस्कशन हुआ था। देन फाइनली 53 कंट्रीज ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए एग्री कर दिया था। इसके चार्टर के ऊपर, ये जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर एग्री कर दिया था। बट जो यूएसए कांग्रेस है, उन्होंने इस एग्रीमेंट को नेग्लेक्ट कर दिया, उसको उन्होंने अपनाया नहीं। तो देखो उस टाइम तो ये यूएसए जो था कि देखो डेवलप्ड कंट्री ही क्या कर रही है, उस कॉन्ट्रैक्ट को मान ही नहीं रही है। तो बाकी जो नेशंस कहते हैं कि जब वही कंट्री नहीं मान रही तो हम भी नहीं मानते। तो उस टाइम पे ये जो ITO का जो कंसेप्ट था उसको रिजेक्ट हो गया था। देन उसके बाद गैट को इंट्रोड्यूस किया गया था। गैट को लाया गया था। इसके ऊपर ये भी क्या है, 1947 के अंदर। देन इसको नहीं अपनाया तो नॉर्मल सी बात है, नेक्स्ट आपको एक एग्रीमेंट बनाया गया। इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए, गैट की फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड।
मीन्स कि इसके अंदर 1947 के अंदर देखो, ये 30 अक्टूबर 1947 के में जेनेवा के अंदर गैट को क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसके अंदर बात की गई थी कि कैसे हम अपने ट्रेड की रिस्ट्रिक्शंस को, ट्रेड के जितनी भी प्रॉब्लम्स है, बैरियर्स है, उनको रिमूव कर सकते हैं। ये सारी की सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। इसके पूरे जेनेवा कब आया था, इसका पर्पस क्या है, कब कौन से राउंड में आया था, ठीक है, क्यों इसको रिप्लेस करके अब WTO को लाया गया था। देखो इसके अंदर कुछ एक कमियां थी, कमियां मैं आपको बता देती हूँ कि पहली बार ये एक एग्रीमेंट था, ठीक है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, एग्रीमेंट था। तो इसके अंदर जो मेंबर्स कंट्रियां थी उनको क्या कहा जाता था, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कहा जाता था, ठीक है। दूसरी बात, ये जो गैट है केवल फोकस करता था गुड्स की ट्रेड के बारे में, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सर्विसेज, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल। ओके जी, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर, और दूसरी बात, थर्ड टाइम की बात की जाए तो यहाँ पर इस और कारण से कि यहाँ पर जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था गैट के दौरान, बट WTO ने फिक्स्ड की बजाय फ्लेक्सिबल की ओर फोकस किया था। दैट मीन्स यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो फिक्स्ड की थी कि जो भी एक्सचेंज रेट है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। देन उसके बाद ये जो राउंड चलते रहे, जब 1986 से 1993 का, आई होप यही है, एक सेकेंड, राइट, ये जो राउंड है 1986 से 1993-94 तक एक राउंड चला था, उरिगो राउंड, जिसके दौरान ये तय किया गया था कि गैट को रिप्लेस करके WTO को लेके आएंगे, क्योंकि इसने जो क्या है स्पेशल फोकस किया था सर्विसेज के ऊपर, ठीक है, ट्रिप्स के ऊपर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के ऊपर, इवन साथ साथ इन्होंने गुड्स के ऊपर फोकस किया था। WTO जो है आपका 1 जनवरी 1995 के अंदर फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट हुआ था, बट इसके ऊपर जो एक्ट है वो बन गया था 1994 के अंदर ही, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर जो जब ये उरिगो राउंड हुआ था, उरिगे राउंड हुआ था 1 अप्रैल 1994 के अंदर, ये डिसाइड कर दिया गया था कि गैट को रिप्लेस करके हम क्या लेकर आने वाले हैं, WTO लेके आने वाले हैं। और 1994 के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम क्या है, मार्केश एग्रीमेंट। इसने ये एक्सप्लेन करता है WTO को, ठीक है। किस प्लेस पे ये हेल्ड हुआ था उरिगो राउंड, ये था मोरक्को। देखो कुछ एक टर्म्स है जो आपको याद रखनी होगी। सबसे पहली बात कि WTO गैट को रिप्लेस करके WTO को लाया गया था, ठीक है। उरिगो राउंड था जो कि 1986 से लेकर 1993 तक चला था, और ये जो उरिगो राउंड हेल्ड हुआ था मोरक्को के अंदर, उसके अंदर एक एग्रीमेंट हुआ था मार्केश, जिसके अंदर ये डिफाइन किया गया था कि गैट को रिप्लेस करके अब हम क्या लाने वाले हैं, WTO को लाने वाले हैं। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है जी। अब हम सीधा डायरेक्ट बढ़ते हैं हमारे कंसेप्ट के ऊपर, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। दिस इज द उरिगो राउंड एग्रीमेंट, तो देखो आपको समझ में आ गया होगा। देन अब आता है उरिगो राउंड एग्रीमेंट्स के बारे में, किन किन के ऊपर इनका एग्रीमेंट्स हुआ, ठीक है। देखो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, उरिगो राउंड जो एग्रीमेंट, उसका फ्लैग तो देखो इस तरीके का है, और जो एग्रीमेंट राउंड होते जा रहे थे वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किए जा रहे थे, ठीक है। यहाँ पर नेगोशिएट किया गया था बाय द मैनी कंट्रीज के द्वारा। लॉन्ग पीरियड था हमारा, 1986 से लेकर 1993 तक इसके ऊपर बातचीत हुई थी, ठीक है। और इसके ऊपर फोकस किसके ऊपर किया गया था कि टैरिफ जो है, जो टैक्स का जो रेट है, टैक्स जो हम इंपोर्ट के दौरान कर रहे हैं, इवन एक्सपोर्ट के दौरान कर रहे हैं, वो थोड़ा सा कट किया जाए, थोड़ा सा कम किया जाए। एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था, क्योंकि इससे पहले गैट के अंदर किसी भी तरह का, एग्रीकल्चर के अंदर किसी भी तरह की इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी। सर्विस ट्रेड के अंदर इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है, ठीक है। उरिगो राउंड के एग्रीमेंट के बारे में बात चल रही है कि क्योंकि इस राउंड के दौरान WTO को इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना। तो नेक्स्ट क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के ऊपर फोकस किया गया था कि इनकी प्रोटेक्शंस की जाए, कि कोई भी किसी का भी राइट या फिर पेटेंट, ट्रेडमार्क नहीं यूज कर सकता। नेक्स्ट क्या है, कोई भी डिस्प्यूट्स अगर हो जाए तो ये क्या करेंगे, सेटलमेंट करने में ये WTO मदद करेगा,
ठीक है। तो सबसे पहले इनके अंदर काफी सारे एग्रीमेंट हुए ठीक है जी। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर हो गया, सैनिटरी हो गया, फाइटो सैनिटरी मेजरमेंट हो गया, टेक्सटाइल हो गया, टेक्निकल बैरियर हो गया, ट्रिम्स हो गया, एंटी डंपिंग, कस्टम वैल्यूएशन, सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्जाम के अंदर ये इंडिविजुअल भी पूछे जा चुके हैं आपसे, ठीक है, और ये ग्रुप में भी पूछे जा सके कि WTO ने क्या क्या उरिगो राउंड के अंदर क्या क्या लेके आए थे, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आ जाता है एग्रीकल्चर। देखो WTO के आने से पहले जो गैट था, जो इंट्रोड्यूस किया गया था 1947 के अंदर, उसके अंदर एग्रीकल्चर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, सर्विसेज हो गया, इनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। और आपको तो पता है इंडिया क्या है, कृषि प्रधान देश है, और यहां से जब तक एक्सपोर्ट नहीं होगा इन प्रोडक्ट्स का तो क्या हमारी इकोनॉमिक डेवलप करेगी, क्या हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है वो बढ़ेगा। अभी तो मैंने आपको बताया ना कि जैसे एक्सपोर्ट करने का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो किसी अदर कंट्री को, और जिसको आपने सेल किया वो आपको पेमेंट तो करेगा ना। और जब तक आपके पास फॉरेन रिजर्व नहीं आएगा, आप देखो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करेंगे तो उस कंट्री की करेंसी हमारे पास आएगी, जिसके कारण हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा। अगर ये कंसेप्ट अप्लाई ही नहीं होता ही नहीं, WTO में भी होता है नहीं, तो क्या हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ होती, नहीं होती ना। तो इसीलिए एग्रीकल्चर के कंसेप्ट को WTO जब आया था 1995 के अंदर, इसको साथ में लाया गया था, ठीक है। तो इसके अंदर ना 3 पॉइंट्स और डिस्कस किए गए हैं। एग्रीमेंट ऑन द एग्रीकल्चर इंक्लूड द फॉलोइंग कंडीशंस। सबसे पहला क्या है, टैरिफिकेशन, सेकंड इज द टैरिफ बाइंडिंग, थर्ड इज दैट इज द सब्सिडरी एंड द डोमेस्टिक सपोर्ट पॉलिसी। देखो ये तो आपको सबको पता है, सब्सिडरीज जैसे कि आपको मिलती है, जैसे कि हमारे यहाँ पर सिलेंडर पे भी मिलती है। देखिए अगर आप लगाए सोलर प्लेट जब लगाते हैं उसके ऊपर भी सब्सिडीज मिलती है। सब्सिडीज का मतलब क्या है, जब गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है किसी चीज को करने के लिए और आपको साथ साथ में एक डिस्काउंट अमाउंट भी कहते हैं ना, जैसे कि आप अगर काफी सारी प्लेट्स लगाते हैं सोलर पैनल की, अगर उनका बजट 1 लाख रुपए तक का बन जाता है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि आपको 38 से लेकर 78 तक का मैक्सिमम सब्सिडीज अमाउंट है, तो ये क्या है, आपको इनका बेनिफिट मिलता है ना। तो ऐसी अमाउंट जो कि कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट, ऐसी पॉलिसी जो कि आपको डेवलप करने में, आपको प्रमोट करने में हेल्प कर रही है, उनको क्या कहेंगे, सब्सिडीज कहेंगे, ठीक है। डोमेस्टिक सपोर्ट पॉलिसी भी इस तरीके की होती है। नेक्स्ट आ जाता है टैरिफिकेशन एंड टैरिफ बाइंडिंग। बाइंडिंग का पॉइंट मैंने लास्ट चैप्टर के अंदर भी डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 9 के अंदर, कि एक ऐसी परसेंटेज होती है जो कि ये ये बताती है कि आपके ऊपर इतना टैक्स लगने वाला है, आपके ऊपर इतना टैरिफ लगने वाला है ना। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि द एग्रीमेंट ऑन द एग्रीकल्चर आल्सो रिक्वायर्ड दैट डेवलप्ड कंट्रीज, देखो तीन स्टेज है इसके अंदर, एक डेवलप्ड कंट्री की, एक डेवलपिंग कंट्री की, एक लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। इन सबको ये बताया गया है कि आप अपना टैरिफ इतने % तक, आपको इतने साल के तक आपको रिड्यूस करना होगा। क्या लिखा हुआ है डेवलप्ड कंट्री के लिए कि रिड्यूस देयर टैरिफ बाइंडिंग बाय एन एवरेज ऑफ 36% विद इन अ 6 ईयर फ्रॉम द 1995। 1995 के बाद जो 6 साल के अंदर अंदर आपको 36% टैरिफ को रिड्यूस करना पड़ेगा। किसके लिए कंसेप्ट है, डेवलप्ड कंट्री के लिए कंसेप्ट है। समझ में आ गया। अगर बात की जाए डेवलपिंग कंट्री की, तो डेवलपिंग कंट्री के लिए कहा गया है कि आप रिड्यूस करें टैरिफ एवरेज अप टू देयर इज 24% ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। लिस्ट डेवलप कंट्री के लिए कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं गया है, उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं गई कि आपको टैरिफ कम करना हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टैरिफिकेशन के बारे में। टैरिफिकेशन पता है क्या है कि देखो ये एग्रीमेंट WTO के एग्रीमेंट आने से पहले, इससे पहले भी तो ये होता था ना कि टैरिफ लगी हुई है, बैरियर्स क्रिएट किए हुए हैं, उनको रिमूव करके हम सुटेबल टैरिफ पॉलिसीज को अपनाएं, जिससे कि ना तो एक्सपोर्टर कंपनी को ना ही इंपोर्टर कंट्री को, दोनों कंट्रीज को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, दोनों के सेम लेवल पर प्रोटेक्शन होना चाहिए। क्योंकि WTO के प्रिंसिपल में हमने डिस्कस किया था MFN है ना, मोस्ट फेवर्ड नेशन, नेशनल ट्रीटमेंट, फेयर ट्रेड पढ़ा था। ये काफी सारे प्रिंसिपल पढ़े थे, 6 प्रिंसिपल थे, उन सभी को मद्देनजर रख के ये पॉलिसीज यहाँ पे बनाई गई है। दैट्स इट, समझ में आ गया एग्रीकल्चर का पॉइंट। इसी तरह से सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजरमेंट की बात की जा रही है। ये बात करती है सेफ्टी के बारे में, हेल्थ की प्रोटेक्शंस के बारे में। अगर बात की जाए हेल्थ प्रोटेक्शन, हेल्थ मेजरमेंट, अगर ह्यूमन एंड एनिमल्स के बारे में बात की जाए तो उसे बोलेंगे सैनिटरी मेजरमेंट।
अगर बात की जा रही है प्लांट्स के हेल्थ के बारे में, उनकी रिस्क को कम करने में, ये नहीं होना चाहिए कि ऐसा सामान प्रोड्यूस करे जिसकी वजह से उनको ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनको ज्यादा क्या है नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अगर ऐसा है तो ऑब्वियस ही बात है गवर्नमेंट क्या करेगी, नई नई पॉलिसीज अपनाएगी, है ना, आपके ऊपर फिर रेस्ट्रिक्शंस डाल देगी। तो यहाँ पे यही पॉइंट कहा गया है कि सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजरमेंट क्या है, एक तरह का एग्रीमेंट है जिसे हम SPS एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इट इज ए क्रूशियल एग्रीमेंट within the World Trade Organization's framework. It deal with how the country can get regulation to the protect the human health, plant health from the risk associated with the imported goods. ठीक है, जो सामान इंपोर्ट हो रहा है उनको, उनसे, या फिर आप इंपोर्ट कर रहे हो किसी से, आप खुद कर रहे हो इंपोर्ट, तो कैसे आप ह्यूमन, एनिमल और प्लांट की प्रोटेक्शन कर सकते हो, क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको जो डिसीजन लेने होंगे, साइंस बेस्ड मेजर डिसीजन लेने होंगे। और देखो यहाँ पे ना एक की प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ेंगे, साइंस बेस्ड मेजरमेंट लेने होंगे। दैट मीन्स आपको काज एंड इफेक्ट को बहुत मद्देनजर रखना पड़ेगा कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो इससे क्या इफेक्ट होते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम के दौरान मैं अगर एग्जाम्पल दूं, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपका रिजल्ट क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है आप फेल होंगे, है ना। तो यहाँ पे यही बात है कि जो भी डिसीजन होगा वो काज एंड इफेक्ट के ऊपर बेस लिया जाएगा। और जो थर्ड पॉइंट ये रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं, ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, इसकी जो आपको नजर आ रहा है वही चीज मुझे नजर आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा कहा जाता है ना कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि आप इसके सामने कुछ और पॉलिसी लगा रहे हो तो दूसरे के सामने कोई और पॉलिसी आपने अप्लाई कर दी, नहीं, सेम पॉलिसी होनी चाहिए हर कंट्रीज के लिए, क्योंकि जो WTO के अंदर जो मेंबर कंट्रीज है उन सबके लिए सेम अप्लीकेबल होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टेक्सटाइल एंड द क्लोथिंग के बारे में। टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग को जो कंसेप्ट है ना, इसके ऊपर एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको हम मल्टी फाइबर एग्रीमेंट कहते हैं, और इस एग्रीमेंट को लाया गया था, इस्टेब्लिश हुआ था 1974 के अंदर। 1970 का इरा कौन सा था, इसके उस टाइम कौन सा एग्रीमेंट चल रहा था, गैट का एग्रीमेंट चल रहा था। गैट दैट मीन्स जनरल एग्रीमेंट ऑन द टैरिफ एंड ट्रेड के बारे में बात चल रही थी। उन्होंने कहा था कि कितना जो टैरिफ है हमें इंपोर्ट पे लगाना चाहिए, कितना टैरिफ हमें एक्सपोर्ट पे लगाना चाहिए, ये सभी चीजें यहाँ पे डिफाइन की गई थी, ठीक है। टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग को भी यहाँ पे ज्यादा देखो, पहले का काम चला हुआ है इसके ऊपर, गैट के दौरान ही इसके ऊपर काम, मतलब एग्रीमेंट बातें हो रही है, नेगोशिएशन हो रहा है, बट एक्चुअल में इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया था WTO के आने के, WTO को इंट्रोड्यूस करने, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि टेक्निकल बैरियर। टेक्निकल बैरियर क्या होते हैं? टेक्निकल बैरियर होते हैं जैसे कि आप कोई भी एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हो, जैसे कि मैं कहूँ कि अगर आपको इंडिया के अंदर इंपोर्ट करना है या फिर मैं कहूँ एक्सपोर्ट करना है, तो आपको इनके ये रूल रेगुलेशन क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। समझ पा रहे हो? मींस कि कहीं ना कहीं मैं आपको ये बैरियर क्रिएट कर रही हूँ, आप एक्सपोर्ट करने में, आप इंपोर्ट करने में इतने सारे बैरियर होंगे तो आप क्या कहेंगे, इससे अच्छा तो रहने दो, हम अपनी कंट्री में ट्रेड कर लेंगे, है ना। तो कहते हैं कि द टेक्निकल बैरियर टू द ट्रेड एग्रीमेंट एम टू इंश्योर दैट टेक्निकल रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स एंड द कंफर्मिटी असेसमेंट प्रोड्यूसर आर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड डू नॉट क्रिएट अननेसेसरी ऑब्स्टेकल टू द ट्रेड। किसी भी तरह का अननेसेसरी ऑब्स्टेकल भी नहीं क्रिएट होना चाहिए, यहाँ पर इन्हीं के ऊपर फोकस किया गया है। जैसे कि अगर बात की जाए ना, कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि आप दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, इंडिया की जो कंट्री है वहाँ की कंपनी किसी और कंट्री में जा रही है और वहाँ की गवर्नमेंट ये कह रही है कि आपको रॉ मटेरियल है हमारी कंट्री से खरीदना होगा, ठीक है, आप इतना सामान प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप इतना सामान अपनी कंट्री में वापस लेके जा सकते हैं, इसके ऊपर आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। मींस कि कहीं ना कहीं एक दायरा क्रिएट कर रहे हैं जिसके कारण आप खुद इरिटेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इन्हीं की बात की जा रही है कि इसका मेन एम ये है कि इंश्योर करना टेक्निकल जो रेगुलेशन स्टैंडर्ड है और जो भी प्रोसीजर है वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि नॉन डिस्क्रिमिनेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से होने चाहिए, मींस कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए कि जो कंट्री, जैसे आप अपनी कंट्री में अपने गुड्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हो वैसे ही दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट को भी क्या दो, इंपॉर्टेंस दो, है ना, जिसकी वजह से किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल क्रिएट होगा नहीं। अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करोगे ऑब्वियस सी बात है ऑब्स्टेकल तो क्रिएट होंगे ना। The new agreement accept that all the country have the right to introduce the suggest regulation and the standard they are considered necessary to order to ensure health and safety and to protect the environment। देखो कोई भी चीज आप अपने कंट्री में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये नहीं है कि आप जस्ट अपना प्रॉफिट देखेंगे, बाकी सभी चीजों को भी ध्यान में रखोगे, ठीक है।
It is, however, also important to ensure that technical regulation do not in reality create the unnecessary barrier in trade. तो कहने का मतलब ऐसे स्टैंडर्ड होने चाहिए जिससे कि ना तो आपको प्रॉब्लम हो ना ही दूसरी कंट्री को प्रॉब्लम हो। प्रिंसिपल पढ़ा था हमने नॉन डिस्क्रिमिनेशन का कि जैसे ट्रीटमेंट आप अपने प्रोडक्ट को दे रहे हो वैसे ट्रीटमेंट आप दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट्स को भी दो। राइट, समझ पा रहे हो। नेक्स्ट आ जाता है ट्रिम्स के बारे में। ट्रिम्स क्या है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। देखो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म सही समझो। आपने ट्रेड किया, किससे रिलेट कर रहे हो? इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जिसकी आप किसी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो और वो कंट्री ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई है कि आप इतनी अमाउंट कर सकते हो इन्वेस्ट, ठीक है, आपको इतने ही परसेंटेज इन अमाउंट मिलेगा, ठीक है, आप इस एरिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। मीन्स कि अगर स्पेसिफिक रूल डिसाइड किया जाए, दिस एग्रीमेंट आउटलाइन द स्पेसिफिक रूल दैट द मेंबर कंट्री शुड बी फॉलो द रिगार्डिंग द ट्रिम्स। देखो इसकी जो फीचर्स, ये देखो ना, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करने वाली। अब यहाँ पे ना सीधा सा आ जाते हैं। ट्रिम्स आर द रूल दैट रिस्ट्रिक्ट द प्रेफरेंस ऑफ द डोमेस्टिक फर्म। पता है क्या कर रहा है? ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि हम अगर अपनी ही डोमेस्टिक फर्म्स को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, जैसे कि मैं कहूंगी अपनी इंडिया है, इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया की इंडस्ट्रीज को, इंडिया की फर्म को ही ज्यादा प्रेफरेंस दे, उनको सब्सिडीज दे दे, पॉलिसी उनके लिए ज्यादा अच्छी बना दे, और जो बाहर से आने वाली कंट्री है उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर दे, है ना। तो ट्रिम्स यही कहता है कि इन्होंने जो डोमेस्टिक फर्म के ऊपर जो ज्यादा प्रेफरेंस दिए, ज्यादा उनको प्रायोरिटी दी है ना, उनके ऊपर रोक लगाने की बात की गई है। एंड अनेबल इंटरनेशनल फर्म टू ऑपरेट मोर इजिली विद इन द फॉरेन मार्केट। ये कैसे होगा? जब इन्होंने इनकी फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन किया, क्योंकि इन्होंने काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने उनको हटा दिया था, जैसे कि अबॉलिशंस ऑफ देयर इज रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज ऑन द फॉरेन कैपिटल, कि फॉरेन कैपिटल के अंदर आप इम्पोज कर सकते हो, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ था ना पहले कि आप इम्पोज नहीं कर सकते, अब उन्होंने कहा कि हाँ यू कैन डू इट, राइट। ऑफरिंग द इक्वल राइट टू द फॉरेन इन्वेस्टर। फॉरेन जो भी इन्वेस्टर्स है, मान लीजिए बाहर की जो कंट्री के इन्वेस्टर हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको इक्वल राइट दिया जाए, ठीक है, कि वो एज अ पार्ट माना जाए डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का। किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको किस एरिया में इन्वेस्ट करना है, नहीं, ओवरऑल एरिया में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक एरिया डिफाइन नहीं किया हुआ, ठीक है। ना ही आपको लिमिटेशंस या फिर मैं कहूँ कि एक क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि आप इतनी ही अमाउंट क्या है फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अनलिमिटेड फॉरेन कैपिटल के ऊपर एक्सेस कर सकते हो, फॉरेन इन्वेस्टर्स को एज ए डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ट्रीट किया जाएगा, किसी भी एरिया में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ट्रिम्स ये कंसेप्ट लेकर आया था, ठीक है। ग्रांटिंग ऑफ परमिशन ऑफ द विदाउट द रिस्ट्रिक्शंस टू द इंपोर्ट द रॉ मटेरियल एंड द अदर कंपोनेंट। ये कह रहा है कि आपको परमिशन प्रोवाइड की जाएगी ऑफ द विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, कि आप इंपोर्ट कर सकते हो रॉ मटेरियल या फिर कोई भी अदर कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फोर्सेज ऑन द फॉरेन इन्वेस्टर्स टू यूज द टोटल प्रोडक्ट और द मटेरियल। ये भी हो सकता है कि मैंने आपको बताया ना कि आप अपना ही प्रोडक्ट यूज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो टोटली मतलब फ्री ऑफ माइंड करके वो क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, गुड्स को बना भी सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है कि यूज करेंगे टोटल प्रोडक्ट को या फिर मटेरियल को, प्रोडक्ट को यूज करेंगे, नहीं, वो अपनी मर्जी से कैसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट विल नॉट बी मैंडेटरी, दिस इज नॉट राइट। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द repatriations of the dividend interest and the royalty will be removed। पता है क्या कह रहा है? पहले ये था कि अगर आप इनकम इंडिया के अंदर जनरेट कर रहे हो तो इंडिया के अंदर ही रहनी चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर इंडिया से इनकम जनरेट करके आप बाहर लेके जा सकते हो, लेके जाओ, बाहर वाली कंट्री से आप इंडिया में लेके आना चाह रहे हो, लेके आओ, क्योंकि आपने काम किया है, ये प्रॉपर राइट दिया गया हो, ठीक है। जो भी डिविडेंड इंटरेस्ट लॉयल्टी को ऊपर लगाया हुआ था ना कि आप उसको बाहर नहीं लेके जा सकते, है ना, अगर मैं इसका आपको एग्जैक्ट मतलब बताऊं तो इसका मतलब पता है क्या आएगा? रिपैट्रिएशंस का मीन्स की रिटर्न करना, राइट। नेक्स्ट आ जाता है फेज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रामिंग विल बी इंट्रोड्यूस टू इंक्रीजिंग द डोमेस्टिक कॉन्टैक्ट। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, एक फ्री ऑफ इन्वायरमेंट दे रहे हैं। जैसे कि छोटा बच्चा होना, तब ये कहते हैं ना कि ये नहीं छेड़ना, बच्चे ये नहीं करना, बच्चे वो नहीं करना, तो उसका मन क्या करता है कि नहीं नहीं करूंगा, वो बार बार उसी चीज को हाथ लगाएगा। इन्होंने क्या किया, हर चीज को हटा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एंटी डंपिंग का पॉइंट। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। एंटी डंपिंग पता है क्या होता है? ये है फ्रांस, ये है इंडिया, ठीक है। मान लीजिए ये टॉयज प्रोड्यूस कर रही है,
टॉयज प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, और अपनी कंट्री के अंदर ये टॉयज जो क्या है वो क्या कर रही है, मान लीजिए 7,000 के अंदर ये सेल कर रही है, ठीक है। बट जब इंडिया इस टॉयज को मंगवा रही है, इन सामान खिलौनों को मंगवा रही है, तो उनका प्राइस उन्होंने रख दिया मान लीजिए 4,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे बात हो रही है प्राइस के बारे में कि अपनी कंट्री में तो बच्चे प्राइस उन्होंने हाई रखा है, बट वही चीज जब दूसरी कंट्री में वो सेल कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो प्राइस कम रखा है। इसका ये तो देखो इंडिया के लिए तो अच्छा है, बट कुछ हद तक अच्छा है। क्या पता इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर है उनको ये सामान बनाने में, टॉय बनाने में 5,000 रुपये का कॉस्ट आती हो, तो कहीं ना कहीं तो ये सोचेंगे ना कि हम बाहर से मंगवा लें, तो जिसके कारण हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, फिर इंपोर्ट करेंगे तो हमें क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी, तो हमारा फॉरेन जो रिजर्व है वो क्या हो जाएगा, डाउन चला जाएगा। जिसके कारण गवर्नमेंट ने, अब गवर्नमेंट तो ऐसी नहीं है कि हाँ भाई हम फॉरेन रिजर्व ऐसे जाने दे, नहीं, गवर्नमेंट क्या करेगी, इसे कहेंगे जब क्या होती है, जब प्राइस ज्यादा अपनी कंट्री में चार्ज करते हैं, दूसरी कंट्री में कम प्राइस चार्ज करते हैं, उसे हम डंपिंग कहते हैं, ठीक है। इस डंपिंग के प्रभाव को कंट्रोल करने के लिए हम एक एज इट इज अमाउंट जो चार्ज करते हैं ना, जिसके कारण ये जो 4,000 का जो सामान है एज इट इज 7,000 का बढ़ जाए। मान लीजिए मैंने इसके ऊपर 3,000 रुपए की एक ड्यूटी लगा दी, ठीक है, तो इस ड्यूटी को कहेंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो कंसेप्ट, कि जब मैन्युफैक्चरर दूसरी कंट्री में ज्यादा एक्सेस करने की कोशिश करता है और उसका प्रभाव को कम करने के लिए गवर्नमेंट जब एक अमाउंट लगा देती है इक्वल टू द रिजल्ट टोटल, वो एक दूसरे के इक्वल हो जाए इंपोर्ट उसके मार्केट प्राइस से, तो उसे अमाउंट को क्या कहेंगे, एंटी डंपिंग कहेंगे। तो यहाँ पे यही है कि सेलिंग सुपर चीप, सेलिंग जब कर रहे हैं आप ज़्यादा ही सस्ता कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज के अंदर, ठीक है। देखो एक कंपनी है इन वन कंट्री, लेट्स कॉल कंट्री ए है, ठीक है, कंट्री ए हमने यहाँ पे बना ली है, वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, देन सेल इट देयर ओवन कंट्री फॉर अ नॉर्मल प्राइस, वो नॉर्मल प्राइस में सेल कर रही है, बट ट्राई टू सेल देयर इज द सेम प्रोडक्ट इन द अनदर कंट्री मच चीपर। वो अपनी कंट्री में तो मान लीजिए हमने अभी एग्जाम्पल लिया 7,000 रुपये का सेल कर रही है, दूसरी कंट्री के अंदर ये 4,000 रुपये का भेज रही है, उसे कहेंगे डंपिंग। डंपिंग क्यों होता है, देखो रीजन है सस्ता बेचने की, क्या पता उसके पास ज्यादा मात्रा में हो, है ना। जब भी किसी के इंसान के पास जब भी कोई चीज एक्स्ट्रा में हो तो उसके पास उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना, तो क्या पता इस कारण से वो कम बेच रहा हो, या फिर उसकी कोई वैल्यू ना रही हो उस कंट्री के अंदर। ये दो कारण हो सकते हैं जो कि डंपिंग का कारण है। बट एंटी डंपिंग का मतलब क्या है कि एक एक्स्ट्रा एडिंग ऑन द एक्स्ट्रा टैक्स, एक एक्स्ट्रा अमाउंट हम जब लगा देते हैं जिसकी वजह से जो प्राइस है, जो 4,000 रुपये था उसका प्राइस है वो बढ़ जाता है, एंड क्रिएट ए मोर लेवल प्लेइंग द फील्ड ऑफ द बिजनेस इज कंट्री बी। तो कंट्री बी की जो कंट्री बी है ना, हमारे एग्जाम्पल में क्या था, इंडिया है, इंडिया की गवर्नमेंट इस स्टेप को प्रोसीड करेगी, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाता है कस्टम, ये सब ना WTO में डिफाइन किए गए कि आप ऐसा कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाता है कस्टम वैल्यूएशन। कस्टम समझते हैं, जब भी सामान आप अपना सामान को पोर्ट पे मंगवाते हो तो आपको अपने कस्टम को पे ऑफ करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आपने USA से सामान मंगवाया और जो इंडिया है, इंडिया का जो इंपोर्टर है वो रहने वाला दिल्ली का है, ठीक है, बट क्या वो सामान दिल्ली आएगा, नहीं ना, पहले मुंबई के पोर्ट पे आएगा, ठीक है। मुंबई के जब पोर्ट पे आएगा तो मुंबई के अंदर जो कस्टम पोर्ट है वो क्या करेंगी, इसके ऊपर कस्टम चार्ज की जाएगी। मीन्स कि इस पर्सन को सामान देने से पहले उससे ये पूछेगी कि आपने सारे के सारे जो टैक्स फॉर्मेलिटीज है वो सारी आपने कंप्लीट की है या नहीं की है। अगर आपने कस्टम ड्यूटी है वो आपने पे कर दिया है, जब कस्टम ड्यूटी कब लगती है, जब आप सामान बाहर से मंगवाते हो, है ना। अगर आपने पे कर दिया तो तभी इस पर्सन को ये सामान हैंड ओवर किया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यूएशन की बात की जा रही है, तो इतना अमाउंट रखना चाहिए उस टैक्स का, टैक्स ड्यूटी का उतना अमाउंट रखना चाहिए जितनी उस प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू हो, या तो उसके बेस पे या फिर उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू, दैट मीन जितना आपने उसके ऊपर पे किया है, ठीक है। इन दोनों के बेस पे हम क्या करेंगे, कस्टम ड्यूटी को डिसाइड करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, कस्टम वैल्यूएशन विद इन द WTO रेफर टू देयर इज अ प्रोसेस टू डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स। इंपोर्टेड गुड्स की फेयर वैल्यू को डिटरमाइन करना
फॉर कैलकुलेटिंग द कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी को कैलकुलेट करना। कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या है, जो टैक्स अप्लाई किया जाता है, अप्लाइड किया जाता है इंपोर्ट के ऊपर। देखो मैं इतना इन डेप्थ में क्यों समझा रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसको एज इट इज समझा देती, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, राइट। चलो, फेयर वैल्यू एंड फेयर टैक्सेस का मतलब क्या है कि कस्टम ड्यूटीज आर बेस्ड ऑन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स। जो भी आपकी इंपोर्टेड गुड्स है वो किसके, उसके ऊपर जो भी उसकी एक्चुअल वैल्यू, उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, कस्टम ड्यूटी लगाते हैं। या फिर मैं कहूँ कस्टम फोकस ऑन द ट्रांजेक्शन वैल्यू। ट्रांजेक्शन वैल्यू का मतलब क्या है कि जितने प्राइस आपने एक्चुअल में पे किया है उसके बेस पर हम क्या लगाते हैं, कस्टम ड्यूटीज लगाते हैं। इसके बेनिफिट्स काफी सारे हैं। देखो सरकार को इसका कस्टम मिल रहा है, जो आपको रिवेन्यू है, रिवेन्यू जो है एज ए कस्टम मिल रहा है, ठीक है। और जो सप्लायर है, जो बिजनेसमैन है, उनके लिए फेयर कंपटीशन हो रहा है ना, इंपोर्टेड कॉस्ट के ऊपर। क्योंकि अगर इन केस वो सस्ता सामान आया तो मार्केट में जो कंपटीशन था, फेयर जो कंपटीशन था, उसका डिस्टॉर्शन हो जाएगा, मीन्स वो बिखर जाएगा, उसके अंदर बिल्कुल हलबली मच जाएगी, है ना। तो गवर्नमेंट के लिए क्या बेनिफिट है कि उसको करेक्ट अमाउंट क्या हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है एज ए कस्टम रिवेन्यू। बिजनेसमैन के लिए क्या बेनिफिटेड है कि उसे फेयर कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंज्यूमर के लिए क्या है कि वो अवॉइड कर सकता है प्राइस डिस्टॉर्शंस काज्ड बाय द मैनिपुलेटेड वैल्यूएशन। मीन्स कि जो प्राइस का डिस्टॉर्शन होता है ना, मीन्स कि ये होता है ना कि एक दुकानदार से लिया सामान आपको वो 100 रुपये में कम दे रहा है, दूसरे से वही सामान लिया वो आपको 50 रुपये का दे रहा है। तो इस प्राइस के डिस्टॉर्शंस को आप अवॉइड कर सकते हो, ये बेनिफिट आपको दिया जा रहा है, ठीक है। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन होता है कि आप जो भी सामान बाहर वाली कंट्री से मंगवा रहे हैं या फिर आप किसी को सेंड कर रहे हैं, फाइनली उस जो कस्टमर के पास, फाइनली उस इंपोर्टर के पास पहुंचने से पहले एक कंपनी होती है जो सामान को इंस्पेक्ट करेगी, जांच पड़ताल करेगी, ठीक है, बिफोर द शिपिंग फ्रॉम द एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के। देखो क्या कहते हैं कि ये चेक मोस्टली इसमें पता है क्या चेकआउट किया जाता है कि जो भी सामान आपने भेजा है वो सही तरीके से भेजा है, पूरा नेशनल जो भी इंटरेस्ट है, जैसे भी जो भी पॉलिसीज है उनके अकॉर्डिंग आपने सेंड किया है, ठीक है। ये तो नहीं है कि आप किसी लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, आपने कोटा को क्रॉस किया है, या फिर जैसे होता है ना कि एरोप्लेन में चढ़ने से पहले आपके जो लगेज होता है, जो सामान होता है, उसको मेजर किया जाता है ना, उसके अंदर भी जो क्वांटिटी है वो डिसाइड की हुई है कि आप 25 किलो 30 किलो 35 किलो इतने सामान लेके जा सकते हो, उससे ज़्यादा लेके गए आपको टैक्सेस या फिर आपको ज़्यादा चार्ज करना देना पड़ेगा ना। इसी तरह से इसमें भी तो क्या कहता है, इसे हम PSI भी कहते हैं। PSI का मतलब क्या है, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन का कहता है कि विदाउट द क्रिएटिंग द अननेसेसरी ऑब्स्टेकल टू द इंटरनेशनल ट्रेड, हमें ज़रूरी है कि उनको चेकअप करना जरूरी है। कि PSI का मतलब क्या है, PSI इज द इंस्पेक्शन इज अ प्रैक्टिस वेयर द गवर्नमेंट पर्टिकुलर इन द डेवलपिंग कंट्रीज हायर अ प्राइवेट कंपनी टू इंस्पेक्ट द गुड्स बिफोर दे आर शिप्ड फ्रॉम द एक्सपोर्टिंग कंट्री। दूसरी कंट्री से जब हमारे यहाँ पे शिप होती है फिर हम उसको क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, देन फाइनली उसको कस्टमर को, इंपोर्टर को देते हैं। क्या इंस्पेक्शन करते हैं कि उसकी जो क्वांटिटी है, जो उसकी क्वालिटी है, उसका प्राइस है, कस्टम क्लैरिफिकेशन है, ये सारे के सारे क्लियर हुए हैं नहीं हुए उनके बारे में बात की जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ द ओरिजिन। WTO ये क्यों लेके आया भाई, रोल ऑफ द ओरिजिन। इसमें ना एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल में आई होप मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, राइट, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा ही हुआ है। ये कहते हैं कि वह सिचुएशन दी हुई है मैंने आपको कि वेयर आ शर्ट इज डिजाइन इन फ्रांस, तो यहाँ पे फ्रांस के अंदर शर्ट को डिजाइन किया गया है, ठीक है, बट उसका जो फैब्रिक है वो चाइना से मंगवाया है, ठीक है। देन फाइनली उसको बनाया गया है वियतनाम के अंदर बनाया है। अब इसमें ये तो पता ही नहीं चल रहा कि इस प्रोडक्ट की ओरिजिन प्लेस क्या है। जैसे हम कहते हैं ना कि आपका बर्थ कहाँ पे हुआ है, इसी तरह से इस प्रोडक्ट का ओरिजिन तो पता ही नहीं चला, जिसके बेस पे हम ये लगा सके कि किसके ऊपर कितना कस्टम लगना वाला है, किससे कितना ट्रेड प्रेफरेंस देने है, कितना कोटास, मतलब कहीं ना कहीं हमें उस प्रोडक्ट की ओरिजिन वैल्यू पता होगी तो हम क्या कर पाएंगे, उसकी कस्टम ड्यूटी, ट्रेड प्रेफरेंस, ट्रेड कोटा, इन सबको डिसाइड कर पाएंगे। इसीलिए जो रोल ऑफ द ओरिजिन है ये इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ द ओरिजिन, ठीक है।
तो WTO ने ये भी डिफाइन किया गया है कि रूल ऑफ ओरिजिन इस्टेब्लिश किया जाएगा, क्योंकि इस पूरी पजल को सॉल्व करने के लिए हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट में ये जो प्रोडक्ट है कहाँ से ओरिजिन हुआ है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है इंपोर्ट लाइसेंसिंग। इंपोर्ट लाइसेंसिंग का मतलब क्या है कि जैसे कि कोई सामान आपको कोई सेल करना हो, जैसे कि मेडिकल स्टोर को अगर आपको ओपन करें तो आपको लाइसेंस चाहिए नहीं चाहिए, है ना। तो WTO लाइसेंसिंग, क्योंकि लाइसेंस वो भी इंपोर्ट, आप सामान बाहर से मंगवा रहे हैं, राइट, तो आपको क्या कर रहा है, आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो। इंटरनेशनल ट्रेड का सीधा सीधा संबंध वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से है। तो दैट्स अ रीजन कि जो WTO है और इंपोर्ट लाइसेंस है वो सारे दोनों के दोनों एंड टू एंड चलते रहते हैं। द WTO का जो मेन एम क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी लेके आना, फेयर एंड द टैक्सेस जो है आपके वो बिल्कुल एग्जैक्ट लगना, ये नहीं है कि कोई ऊपर नीचे लग रहा है। ठीक है, डू नॉट क्रिएट द अननेसेसरी ऑब्स्टेकल टू द इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड पर किसी भी तरह के ऑब्स्टेकल्स क्रिएट ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे इंपोर्ट लाइसेंस का अगर मैं आपको एग्जैक्ट मतलब बताऊं तो ये क्या है, लेवल ऑफ द इंपोर्ट कमिंग इनटू द पर्टिकुलर कंट्रीज, इट हेल्प टू इंश्योर दैट ओनली अ लीगल परमिटेड गुड्स। ये नहीं है कि आप कोई भी गुड्स आप इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी गुड्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं, जो भी आपको परमिशन दी गई है, जो भी आपको परमिटेड है गुड्स की आप यहाँ पर लेके आ सकते हो, या फिर मैं कहूँ कि आपको एक कोटा डिसाइड किया गया, क्वांटिटी डिसाइड की गई है कि आप इतनी क्वांटिटी लेके आ सकते हो, तो ठीक है। तो यही इसका मेन कारण है कि ये चेकआउट करते हैं कि आप अपनी लिमिट के साथ, आपने कोई लिमिट एक्सीड तो नहीं की है, या फिर आपने उस गुड्स के रिगार्डिंग लाइसेंस बनवाया या नहीं बनवाया। तो दैट्स अ रीजन कि गवर्नमेंट मॉनिटर करती है, कंट्रोल करती है कि स्पेसिफिक गुड्स फ्लो हो रही है अपनी कंट्री के अंदर, वो ठीक हो रही है नहीं हो रही, इसका कोई गलत ताल्लुकात तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं पूरा इंस्पेक्शन करती है। ठीक है, नेक्स्ट जाता है सब्सिडरी एंड द काउंटर वैल्यू ड्यूटी। सब्सिडरी समझते हैं, सब्सिडरी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, फाइनेंशियल आपको हेल्प प्रोवाइड कर देती है, बेनिफिट प्रोवाइड कर देती है, जिसकी वजह से आप इकोनॉमिक डेवलप कर जाते हो। ठीक है, आपकी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है वो डेवलप कर जाती है। जैसे कि नॉर्मली अगर हम अपने घरेलू एग्जांपल लें तो इसे सिलेंडर्स के ऊपर आपको सब्सिडीज मिलती हैं, है ना, गवर्नमेंट आपके बैंक अकाउंट में वापस कर देती है क्रेडिट अमाउंट, है ना। इवन आप अगर सोलर पैनल लगवाते हैं घर में या फिर कहीं पे भी, तो आपको वहां पे भी सब्सिडीज मिलती है। कहने का मतलब जब आप कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम का बेनिफिट उठाते हो और उसको प्रमोट करने में आप उनकी मदद कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको वहां पे सब्सिडीज मिलती है। और अगर बात की जाए काउंटर वैल्यू की, दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या है, अब देखो इंडिया है, ये है USA। ठीक है, USA के अंदर जो फार्मर है ना, वो क्रॉप अपनी फसल क्या कर रहे हैं, बड़ी अच्छे से प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट भी, USA की जो गवर्नमेंट है वो इनको सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है। अब नॉर्मल सी बात है, जब सब्सिडीज प्रोवाइड करना मतलब कि आपको थोड़ी हेल्प मिल रही है, कोई चीज सस्ती मिल रही है ना। अब जैसे कि मैंने आपको सोलर पैनल का एग्जांपल दिया, अगर आपको 1 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है, अगर आप 1 लाख रुपए तक की आप अगर कोई सोलर पैनल की प्लेट्स लगवाते तो आपको 38 से लेकर 30 to 78 तक का आपको क्या मिलता है, वहां पर सब्सिडीज मिलती है। तो कोई वो चीज आपको सस्ती पड़ रही है, मीन्स कि अगर वो 1 लाख रुपए की थी तो आपको 30,000 रुपए का मान लीजिए सब्सिडीज मिल गई, तो आपको क्या हुआ, 70,000 रुपए की वो कॉस्ट पड़ गई है। तो कहीं ना कहीं वो सामान सस्ता पड़ा है। इसी तरह से अगर USA की गवर्नमेंट फार्मर्स को सब्सिडीज प्रोवाइड कर दे, फिर वो क्रॉप प्रोड्यूस कर रही है और इन क्रॉप्स को वो एक्सपोर्ट कर रही है इंडिया के अंदर, है ना। अब मान लो कि इनकी जो इन्होंने दी हमें एज इट इज 70,000 के अंदर, हमारे यहाँ पर इनकी कॉस्ट है 1 लाख के ऊपर, तो ऑब्वियसली बात है हम अपनी इकोनॉमिक की, अपनी इंडस्ट्रीज को हार्म पहुंचा रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री के जो मैन्युफैक्चरर उनको नुकसान हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसके प्राइस को इक्वली बैलेंस करने के लिए एक ड्यूटी लगा देगी, एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा देगी। ठीक है, इंपोर्ट गुड्स के ऊपर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा देगी और उसे क्या कहेंगे, स्पेसिफिक टैक्स को काउंटर वैल्यू ड्यूटी कहेंगे। और ये ड्यूटी हमेशा इक्वल होती है जितना आपको यहाँ पर सब्सिडीज मिली हैं। तो कहने का मतलब कि जब भी कोई गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और उनको सब्सिडीज देती है, देन उसके बाद फार्मर्स, देन उसके बाद वो एक्सपोर्ट करती है, जिसके कारण दूसरी कंट्री को नुकसान होता है। तो दूसरी कंट्री जो इंडिया है वो इंपोर्ट करेगी काउंटर वैल्यू ड्यूटी उतनी ही अमाउंट का जितना दूसरी कंट्री को सब्सिडीज मिली थी उन फार्मर्स को। इज इट क्लियर, समझ पा रहे हो? चलिए जी, गेट्स के बारे में आ जाते हैं। गेट्स क्या कहते हैं, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रेड इन सर्विसेज के अंदर देखो ये इन्होंने स्पेशल ना फोकस किया था सर्विसेज के अंदर। गैट जो था ना,
ये गैट्स है, ये गैट है। गैट केवल गुड्स के ऊपर फोकस करता था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विसेज, पहले मतलब समझ लेते हैं। सर्विसेज का मतलब क्या है, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, टूरिज्म हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, सारी की सारी चीजों को इन्होंने इंक्लूड किया है WTO के अंदर, क्योंकि बिफोर द गैट्स के आने से पहले केवल फोकस किया गया था फिजिकली गुड्स के ऊपर। उन्होंने इस जो गैट ने जो भी गैप था सर्विसेज और गुड्स की ट्रेड के बारे में, बीच में जो गैप था, उन्होंने इसको एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया गया है, जिसके मदद से हमें काफी सारे फायदे हुए। क्यों? क्योंकि लिबरलाइज हुआ, फेयर कंपटीशन क्रिएट हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी हो रही है ना, मार्केट में हम एक्सेस कर पा रहे हैं, नेशनल ट्रीटमेंट हमें मिल रही है। ये काफी सारे मोड, आप इसको इजिली पढ़ सकते हैं, बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आ जाता है ट्रिप्स के बारे में। ट्रिप्स के बारे में अगर बात की जाए, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मीन्स की जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, जैसे कि आपका कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, डिजाइन हो गया, सिंबल हो गया, नाम हो गया, इमेज हो गया, इन सबको प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे कि एडिडास का जैसे सिंबल इस तरीके से कुछ होता है, वो इस तरीके से ऐसे बढ़ता चला जाता है ना। नाइका का कुछ ऐसे होता है। अगर कोई दूसरी कंपनी सेम एज इट इज ये लोगों को यूज करना चाहे अपनी ब्रांड को बढ़ाने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है जो पहली कंपनी है उसको नुकसान होगा। तो इनके इस तरीके की लोगो सिंबल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए WTO ने ये एस्पेक्ट है, ट्रिप्स का जो कंसेप्ट है वो लाया गया है, जो कि स्पेशली वर्क करेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के ऊपर। कोई कहीं नॉर्मल सी बात है, अब देखो कभी भी किसी भी चीज को आप डिजाइन कर रहे हो, आपका दिमाग यूज हो रहा है ना, आपकी इनोवेशन, जो आपकी जो विचारधारा है, आपके जो आइडियाज है, थॉट्स है, उनको यूज करके आप क्या कर रहे हो, किसी भी सिंबल, आपकी किसी भी डिजाइन, किसी भी चीज को आप क्रिएट कर पा रहे हो, और वो कोई और चोरी कर ले तो ऑब्वियस सी बात है दुख तो होगा ना। तो उस चीज को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इस कंसेप्ट को लेके आई है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में सारी चीजें आती हैं। ठीक है, जो भी मैंने आपको समझाया। ठीक है, व्हाट डज द ट्रिप्स कवर, क्या क्या कवर करते हैं, जैसे कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स हो गया। ठीक है, ट्रेडमार्क हो गया जो कि साइंस के बारे में बात करती है, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस हो गया, मीन्स कि किसी स्पेसिफिक प्लेस पे आपको वो सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंडस्ट्री का डिजाइन हो गया, ठीक है, और ऑर्नामेंट एंड द एस्थेटिक्स एस्पेक्ट हो गया प्रोडक्ट्स के। पेटेंट हो गया, ठीक है, लेआउट डिजाइन हो गया, इन सभी का आप प्रोटेक्ट करते हैं। मीन्स कि एक कंपनी के पास यूनिक डिजाइन होकर कोई उसका मतलब को इमिटेट नहीं कर सकता, उसकी नकल नहीं उतार सकता, या फिर मैं कहूँ कि उसको एज इट इज यूज नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिस्प्यूट सेटलमेंट। डिस्प्यूट्स का मतलब समझते हैं, किसी भी मान लीजिए दो कंट्रीज के बीच में झगड़ा हो गया, मान लीजिए किसी ने टैरिफ ज्यादा लगा दिया, ट्रेड कम कर दिया, इम्पोज कोटा ज्यादा बता दिया कि हाँ ऐसे लगाना है, कहीं ना कहीं कहने का मतलब रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर रहा है, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहा है, हर्डल्स क्रिएट कर रहा है, तो उन सभी को रिमूव करने के लिए, उनके डिस्प्यूट्स को रिमूव करने के लिए WTO के पास प्रॉपर राइट है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म। ठीक है, ये क्या कर रहा है, रिव्यू, देखो नाम से क्लियर हो रहा है, रिव्यू मैकेनिज्म मींस कि जो भी रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसी, प्रैक्टिसेस, फॉर्मेशंस, कंडीशंस जो भी इन्होंने लगाई, जो अभी तक हम ऊपर पढ़ते आ रहे हैं, इतनी देर हो गई हमें, 14 पॉइंट्स हमने कर लिए, 15 पॉइंट्स से लास्ट ये कह रहा है कि जो भी हमने रूल रेगुलेशंस बनाए हैं उनके मॉनिटर करना, उनको ओवरव्यू करना कि क्या जो हमने बनाए हैं वो क्या एज इट इज चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। दैट मीन्स ये देखना ग्रेटर डिग्री ऑफ द ट्रांसपेरेंसी एंड अंडरटेकन बाय द मेंबर ट्रेड पॉलिसी विच विल बी लीड टू द स्मूथर रनिंग एंड द ग्लोबल ट्रेड सिस्टम। अगर ट्रांसपेरेंसी होगा, फेयर रिव्यू होगा, ऑब्वियस सी बात है जो आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छे से चलेगा। दैट्स इट, समझ पा रहे हो। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया मल्टीलेटरल ट्रेड के बिल्कुल 15 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। यहाँ से क्वेश्चन 101% है, क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से इनको एक्सप्लेन करके आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, जो चैप्टर नंबर हमारा 10th है ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम का, ये देखो कंप्लीट हो गया। इन सभी पॉइंट्स को, बाकी जो पॉइंट्स हैं इनको आप प्लीज चैप्टर नंबर 9 की वीडियो में मैंने आपको समझाया था, क्योंकि मुझे पता था इसके अंदर ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो हमने इन सभी पॉइंट्स को पहले कवर कर, राइट। अगर आप इनकी नोट्स लेना चाहते हैं तो ऑफकोर्स यू कैन टेक इट, ओके। ₹9 आपको पे करने होंगे, और अगर आप इंटरेस्टेड है लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, दोनों चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। टीम के साथ कांटेक्ट कीजिए, वो आपको जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे कि कैसे आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके,
उम्मीद करते हैं जो सीरीज चली हुई है IBO-1 की इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट की, वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होगी। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन पेपर जो चैनल की जो चैनल है, आपको ये भी मदद कर रहा होगा। और आप कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट की जो डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको कहूँगी प्लेलिस्ट भी चेक करते रहिए, क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है। कंप्लीट सब्जेक्ट हमने कंप्लीट करवाया हुआ है, विद नोट्स आपको प्रोवाइड किए। तो बस आपको तैयारी करनी है अच्छे से, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 11। चलिए जी।